नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिन दस्तावेजों को देख रहे हैं वो हमें भारत में मजदूर आंदोलन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। और ये कहानी सिर्फ हड़तालों या यूनियनों की नहीं है। बिल्कुल। ये कहानी असल में एक ही वक्त पर दो लड़ाइयां लड़ने की है। एक लड़ाई तो थी अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब देश की आजादी के लिए, और दूसरी लड़ाई वो एक अंदरूनी लड़ाई थी, अपनी पहचान और अपनी दिशा के लिए कि रास्ता कौन सा सही है, गांधी जी वाला या फिर कम्युनिस्टों का क्रांतिकारी रास्ता। ये टकराव इस पूरे आंदोलन के डीएनए में कह सकते हैं शुरू से ही था। तो आज हमारा मकसद इसी सफर को समझना है कि कैसे यह आंदोलन कुछ बिखरे हुए समाज सुधार के छोटे छोटे प्रयासों से शुरू हुआ और फिर एक ऐसी ताकत बना जो राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकती थी। और चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जो इस पूरी कहानी का साल बताती है। साल था 1899। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और चौंकाने वाली बात यह थी कि इसका समर्थन बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा जैसे राष्ट्रवादी अखबारों ने खुलकर किया था। हाँ, और यहीं से ये दो लड़ाइयां एक साथ आने लगीं, मजदूरों के हक की लड़ाई और देश की आजादी की लड़ाई। लेकिन सवाल यह है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में, जब भारत में मिलों और फैक्ट्रियों की चिमनियां पहली बार धुआं उगल रही थीं। मतलब जब रेलवे, कोयला, कपास और जूट जैसी इंडस्ट्रीज ने एक बिल्कुल नए वर्ग को जन्म दिया। हाँ, मजदूर वर्ग को। तो इन शुरुआती मजदूरों के काम करने के हालात कैसे थे? हालात भयानक थे। आप सोचिए, काम के कोई तय घंटे नहीं थे। 12-14 घंटे काम करना बहुत आम बात थी। मजदूरी इतनी कम कि गुजारा करना मुश्किल था। काम करने की जगह गंदी और खतरनाक और बाल श्रम, मतलब बच्चों से काम करवाना तो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो भारतीय मजदूर पर एक तरह से दोहरी मार पड़ रही थी। अच्छा। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का राजनीतिक दमन था और दूसरी तरफ देसी और विदेशी दोनों मिल मालिकों का आर्थिक शोषण। लेकिन ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। उस समय के जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे, जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, क्या वे अपने ही देश के मजदूरों के इस शोषण को नहीं देख रहे थे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। शुरुआत में ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता मजदूरों के मुद्दों से जानबूझकर एक दूरी बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर मजदूरों के हक में कड़े कानून बन गए तो भारतीय इंडस्ट्रीज कमजोर हो जाएंगी। बिल्कुल। उन्हें डर था कि भारत की नई नई इंडस्ट्रीज ब्रिटेन की बड़ी और पुरानी इंडस्ट्रीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। इसीलिए उन्होंने 1881 और 1891 के शुरुआती फैक्ट्री एक्ट्स का भी विरोध किया था। लेकिन कुछ समाज सुधारकों ने अपने अपने स्तर पर मजदूरों के लिए अनेक प्रयास किए। जैसे 1870 के दशक में शशिपाद बनर्जी ने बंगाल में मजदूरों के लिए क्लब बनाया और भारत श्रमजीवी नाम से एक मैगजीन भी निकाली। बॉम्बे में सोराबजी श्यापुरजी बंगाली ने कानून में सुधार की कोशिश की। लेकिन जो असली जमीनी काम किया वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज से भी जुड़े थे। हाँ, उन्होंने दीनबंधु अखबार शुरू किया था और फिर 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाई, जिसे अक्सर भारत का पहला मजदूर संगठन कहा जाता है। हाँ, कहा तो जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो आज की तरह कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी। उसकी कोई मेंबरशिप नहीं थी, कोई फंड नहीं था। तो वो क्या थी असल में? वो असल में एक तरह का सलाह मशवरा देने वाला दफ्तर था, जहां लोखंडे मजदूरों की अर्जियां लिखते थे, उन्हें सलाह देते थे। एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन ये अभी भी एक संगठित आंदोलन नहीं था। तो अब तक ये सब बिखरे हुए प्रयास थे। पहली बार एक संगठित हड़ताल, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, 1899 की रेलवे हड़ताल। ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा। आखिर हुआ क्या था? वो एक गेम चेंजर था। पहली बार मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए संगठित होकर काम बंद किया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी तिलक जैसे इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता का इस हड़ताल में कूद पड़ना। उनके अखबारों ने महीनों तक इसके लिए माहौल बनाया। ये पहली बार था जब मजदूरों का मुद्दा सिर्फ रोटी का न रहकर देश का मुद्दा बन रहा था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम और मजदूर आंदोलन एक दूसरे का हाथ थाम रहे थे। बिल्कुल। और ये जुड़ाव 1908 में तो और भी मजबूत हो गया, जब तिलक को 6 साल की जेल हुई। हाँ, और वो भारत की पहली बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। बॉम्बे के मजदूर तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ 6 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए। आप सोचिए उन मजदूरों के बारे में जिन्हें तिलक की राजनीति से सीधे तौर पे शायद कोई फायदा ना हो, लेकिन उनमें पहली बार एक राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी। बिल्कुल। उन्हें लग रहा था कि देश के नेता की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो ये और भी बढ़ा। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक मजदूरों ने हड़तालों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये साफ हो रहा था कि अब स्थानीय स्तर की लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक राष्ट्रीय संगठन की जरूरत थी जो इन सभी आवाजों को एक साथ ला सके। बिल्कुल। और इसके लिए जमीन तैयार की पहले विश्व युद्ध ने। युद्ध के बाद महंगाई आसमान पर थी, मिल मालिकों को जबरदस्त मुनाफा हो रहा था, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह वहीं की वहीं थी। ILO के बनने जैसी घटनाओं ने भी एक चिंगारी का काम किया। सबको लगा कि अब हमें भी एक होना होगा। और इसी पृष्ठभूमि में 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC का जन्म हुआ। जी, और ये एक ऐतिहासिक पल था। 107 यूनियनें एक साथ एक झंडे के नीचे आईं। और इसकी लीडरशिप देखिए, पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, महासचिव थे दीवान चमन लाल। आगे चलकर CR दास, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे उस दौर के लगभग सभी बड़े राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े। लाला लाजपत राय ने तो अपने अध्यक्षीय भाषण में एक बहुत बड़ी बात कही थी। हाँ, उन्होंने पहली बार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को सीधे सीधे जोड़ा था। उन्होंने कहा, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वां बच्चे हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बयान था। AITUC सिर्फ मजदूरों के हक की बात नहीं कर रहा था, वो सीधे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहा था। तो एक तरफ AITUC बन रहा था जो राष्ट्रवाद और संघर्ष की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ गांधी जी का रास्ता था जो इससे बिल्कुल अलग था। क्या आंदोलन की शुरुआत से ये दरार मौजूद थी? ये दरार हमेशा से थी। गांधी जी वर्ग संघर्ष में यकीन नहीं करते थे। उनका दर्शन ट्रस्टीशिप यानी न्यासिता के सिद्धांत पर आधारित था। इसे अगर सरल भाषा में समझें तो गांधी जी का मानना था कि मिल मालिक सिर्फ पैसे के मालिक नहीं हैं, बल्कि समाज की उस धरोहर के ट्रस्टी या रखवाले हैं। अच्छा। और उनका फर्ज है कि वो मजदूरों का ख्याल परिवार के सदस्य की तरह रखें, न कि उनका शोषण करके सिर्फ अपना मुनाफा देखें। पर इसी सोच के आधार पर उन्होंने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महाजन संघ की स्थापना में मदद की थी। हाँ, अनुसुईया साराभाई के साथ मिलकर। और वो यूनियन गांधीवादी सिद्धांतों का एक बेहतरीन उदाहरण थी। 14,000 सदस्यों के साथ वो उस समय की शायद सबसे मजबूत यूनियन थी। गांधी जी ने वहां मजदूरों के लिए 35% वेतन वृद्धि के लिए अनशन किया और मिल मालिकों को झुका दिया, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ये AITUC के संघर्ष वाले रास्ते से बिल्कुल जुदा था। इसी तरह 1918 में बनी मद्रास लेबर यूनियन भी थी, जो शायद भारत की पहली व्यवस्थित यूनियन थी, जिसकी बाकायदा मेंबर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन फीस थी। तो AITUC के बनने से आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान तो मिली, लेकिन इसके अंदर एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, कम्युनिस्ट विचारधारा की। और 1920 का दशक इसी लड़ाई का गवाह बना। वो दशक बहुत उथल-पुथल वाला था। कम्युनिस्टों के आने से आंदोलन बहुत जुझारू हो गया। अब मांगे सिर्फ बेहतर वेतन तक सीमित नहीं थी, अब पूरे सिस्टम को बदलने की बात होने लगी थी। 1924 का कानपुर षड्यंत्र केस, 1927 में पहली बार देश भर में मई दिवस का मनाया जाना, और फिर 1928 में बॉम्बे की टेक्सटाइल मिलों में हुई वो 6 महीने लंबी हड़ताल। हाँ, इन सब ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। मेरा अंदाजा है कि सरकार इस बढ़ते कम्युनिस्ट प्रभाव से बिल्कुल खुश नहीं होगी। एग्जैक्टली। उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए होंगे। कदम नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी ताकत से इसे कुचलने की कोशिश की। पहले तो 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया। ये एक तरह की लॉलीपॉप थी। सरकार ने कहा, ठीक है, हम यूनियनों को कानूनी मान्यता देते हैं, लेकिन साथ ही उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। मतलब सरकार की मंशा कंट्रोल करने की थी। और जब इससे बात नहीं बनी तो वो और सख्त कानून लेकर आए। बिल्कुल। 1929 में 2 बड़े हमले हुए। पहला था ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट यानी TDA। इसने रेलवे, डाक, बिजली जैसी जरूरी सेवाओं में हड़ताल को लगभग नामुमकिन बना दिया। बिना 1 महीने के नोटिस के हड़ताल करना गैर कानूनी हो गया। और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस, जिसका सीधा मकसद कम्युनिस्ट नेताओं को पकड़ना था। और फिर आया सबसे बड़ा वार, 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस। ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद जैसे 31 चोटी के मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सालों तक मुकदमा चला। तो इस एक केस ने आंदोलन की कमर ही तोड़ दी होगी। हाँ, रीढ़ तोड़ दी। और शायद इसी सरकारी दमन और बढ़ते वैचारिक मतभेद ने AITUC के अंदर की दरार को और चौड़ा कर दिया, जिससे आखिरकार वो टूट गया। हाँ,
पहला बड़ा विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। मुद्दा था सरकार द्वारा बनाए गए विटले कमीशन ऑन लेबर का। अच्छा। कम्युनिस्ट और वामपंथी धड़ा इसका पूरी तरह बहिष्कार चाहता था, जबकि एमएन जोशी और वीवी गिरी जैसे नरमपंथी नेताओं का मानना था कि हमें सरकार से बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। एक मिनट, तो मतलब आंदोलन दो मुख्य हिस्सों में बंट गया। एक वो जो सरकार से बात करना चाहते थे और दूसरे वो जो लड़ना चाहते थे। इससे तो आंदोलन बहुत कमजोर हो गया होगा। बहुत ज्यादा। नरमपंथी नेताओं ने अधिवेशन छोड़ दिया और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन नाम से अपना अलग संगठन बना लिया। इसे ऐसे समझिए कि एक गुट का मानना था कि सिस्टम के अंदर रहकर धीरे धीरे सुधार किए जाएं। दूसरे गुट का कहना था कि पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना होगा। इन दोनों के बीच समझौता नामुमकिन था। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, ठीक 2 साल बाद 1931 में कलकत्ता में इस बार कट्टर कम्युनिस्ट नेता ये कहकर अलग हो गए कि AITUC अब क्रांतिकारी नहीं रहा। उन्होंने रेड ट्रेड यूनियन फ्रेंच नाम से अपना अलग मोर्चा बना लिया। तो 1930s के दशक की शुरुआत में भारत का मजदूर आंदोलन एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो जो ताकत बननी शुरू हुई थी वो आपसी लड़ाई में ही बिखर गई। लेकिन क्या फिर से एक होने की कोशिशें हुई? 1935 तक कम्युनिस्ट वापस AITUC में आ गए और 1938 तक नरमपंथियों का फेडरेशन भी वापस जुड़ गया। आंदोलन फिर से एक हुआ। इसी बीच 1937 में जब कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो यूनियनों को भी थोड़ी राहत मिली। 1938 में कांग्रेस ने भी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अपनी एक यूनियन बनाई, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसने फिर से सब कुछ बदल दिया। इसने एक और विभाजन को जन्म दिया। 1941 में MN रॉय, जो पहले कम्युनिस्ट थे, AITUC से अलग हो गए और उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन करने वाली एक नई यूनियन इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर बनाई, जिसे सरकार से पैसा भी मिलता था। अच्छा। और फिर एक और बड़ा मोड़ आया जब 1941 में जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। और इससे भारतीय कम्युनिस्टों का रुख बदल गया पूरी तरह से। जो युद्ध उनके लिए अब तक साम्राज्यवादी युद्ध था, वो रातों रात जन युद्ध या पीपल्स वॉर बन गया, क्योंकि अब उनका वैचारिक नेता सोवियत संघ भी इस युद्ध में शामिल था। इसी वजह से उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और खुद को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग कर लिया। और आज़ादी से ठीक पहले के सालों में 1945-47 में मजदूरों की क्या भूमिका रही? उस दौर में मजदूरों ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जबरदस्त भूमिका निभाई। 1945 में बॉम्बे और कलकत्ता के डॉक मजदूरों ने इंडोनेशिया जा रहे जहाज़ों पर सामान लादने से मना कर दिया, क्योंकि वो सामान वहां के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए भेजा जा रहा था। 1946 के नौसेना बगावत के समर्थन में भी मजदूरों ने पूरे बॉम्बे में हड़ताल कर दी। आज़ादी से ठीक पहले देश में हड़तालों की एक बाढ़ सी आ गई थी। कांग्रेस पार्टी को यह चिंता होने लगी कि आज़ादी के बाद कहीं ये जुझारू यूनियन, खासकर कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली, उनके लिए ही मुसीबत न बन जाए। इसी सोच के साथ मई 1947 में सरदार पटेल और गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC की स्थापना हुई। तो आज़ादी मिलने से पहले ही कांग्रेस ने अपनी एक अलग मजदूर यूनियन तैयार कर ली। हाँ, और इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। 1948 में समाजवादियों ने अपनी अलग हिंद मजदूर सभा बना ली। तो हम देखते हैं कि जिस सफर की शुरुआत एक संगठित ताकत बनने के सपने से हुई थी, उसका अंत आज़ादी के समय तक राजनीतिक पार्टियों की लाइन पर पूरी तरह बिखरने के साथ हुआ। तो हमने देखा कि कैसे छोटे स्थानीय प्रयासों से शुरू होकर ये आंदोलन एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन बना, जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ कदम से कदम मिलाकर चला, लेकिन साथ ही ये अपनी दिशा को लेकर हमेशा बटा रहा। और हमने ये भी देखा कि कैसे इसे आंतरिक वैचारिक लड़ाइयों, मतलब गांधीवादी सहयोग बनाम कम्युनिस्ट संघर्ष और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने शक्ल दी। ये विभाजन और विलय की कहानी असल में इस आंदोलन की आत्मा पर नियंत्रण के लिए एक लगातार चले संघर्ष को दिखाती है। इन स्रोतों से यह बिल्कुल साफ है कि आज़ादी की सुबह तक भारत का मजदूर आंदोलन एक झंडे के नीचे नहीं बल्कि कई राजनीतिक झंडों के नीचे बट चुका था, और ये अपने पीछे सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये आंदोलन अपनी तमाम वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद एक संयुक्त ताकत बना रहता, तो आज़ादी के बाद भारत के श्रम कानूनों, औद्योगिक विकास और शायद राजनीति का इतिहास कितना अलग हो सकता था।